गुड इवनिंग एवरीवन। पीआई सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 2 जुलाई है। आज हम 1 जुलाई के जो आर्टिकल हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको पीडीएफ है वो यहाँ पे स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा ये डिसीजन है जो मतलब शनिवार को ऑफ रखने वाला, ये मेरे अकेले का नहीं है, आप सबका मिलके होगा। आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है कि मैं एक तरफा जैसे मतलब मेरा डिसीजन होगा तो वैसे ही आपको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और आपके लिए हैवी डोज भी नहीं होने दूंगा मैं। यदि सैटरडे और संडे को यदि आर्टिकल है ना कम आते हैं वैसे तो, यदि ज़्यादा है तो उसको हम अगले 2 दिन के अंदर जैसे 40-50 मिनट के बीच के अंदर ही है ना इतना ही हम सेशन रखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं होने देंगे उसको। तो आपके लिए भी वो हैवी डोज नहीं रहेगा। और वो आर्टिकल है तो वो भी है ना इतने इतने ही रहेंगे कि भाई एक दिन के अंदर आप जितना कंज्यूम कर सको उतना ही। ठीक है। और 2 दिन का ऑफ का मतलब ये है कि आप थोड़ा रिवाइज के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। और बाकी आप जैसे कहोगे वैसा हम कर लेंगे, मेरे अकेले का डिसीजन नहीं होगा ये। ठीक है। फिर उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 2029 वाले जो स्टूडेंट है तो उनके लिए भी ये फ्रूटफुल होगा क्या। देखो 28 वालों के लिए तो है ही, 29 वाले हैं, जस्ट आप सिर्फ देखो। मेंस के लिए आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है ना, सिर्फ उन्हीं को ही नोट करना है, उसके अलावा आपको नोट नहीं करना है। और उसको अपनी डायरी वगैरह या फिर नोट्स हैं तो उसके अंदर लिखना है, बाकी आपको नोट्स बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। कम से कम ये है कि भाई 1.5 साल तक का ज़्यादा से ज़्यादा ना इतना ही आपको जो मतलब करंट अफेयर होगा तो वही है ना करना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं करना होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो सिर्फ, उसके अलावा आपको जब मेंस के अंदर कुछ पॉइंट मिलते हैं ना तो उनको आप नोट कर लो। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। आज आज पहला आर्टिकल जो है हमारा, ये हेलीकॉप्टर परिचालन। इसके लिए क्या है, पहला प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट, इसको अप्रोच प्रक्रिया को लॉन्च किया गया है। मतलब इसको शॉर्ट के अंदर कहेंगे पिन एस कहते हैं। आज क्या है कि आर्टिकल्स इतने ज़्यादा नहीं है, इतना लोड नहीं है, और क्या है कि रिवाइज वाले जो आर्टिकल हैं वो थोड़े ज़्यादा है, तो हम आराम आराम से आज चलेंगे। देखो पहली बात तो ये है कि मान लो एक हेलीकॉप्टर सर्विस है, तो उसको कहीं उतारना है और एक इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है। मान लो कि वहाँ पे कुछ आपदा वगैरह आ गई है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस वाले हेलीकॉप्टर है तो उसको उतारना है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक तो आपके लिए हेलीपैड नहीं है, दूसरा है कि एटीसी टावर होते हैं तो वो भी नहीं है कि जो आपको बता सके कि वहाँ पे इस जगह आपको उतारना है, ये सब है। फिर तीसरी चीज़ है कि धुंध वगैरह है तो जो पायलट है तो उसको दिख भी नहीं रहा कि हेलीकॉप्टर कहाँ उतारा जाए। तो ऐसी यदि सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पे क्या है कि जीपीएस इनेबल्ड या सेंसर तरीके से किस तरीके से हम है ना उसको उतार सकते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी है, तो उसका नाम है ना ये पिन एस है। ठीक है। तो इसको अप्रोच अभी मतलब इसको शुरुआत किया गया है। और ये है ना बहुत ही मतलब ड्रास्टिक चेंज लेके आएगी, जो हमारे जो आपातकालीन सुविधाएं होती हैं या फिर है ना इमरजेंसी ये एम्बुलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, तो इन सब के लिए ना बहुत ही अच्छी होने वाली है। जैसे चार धाम यात्रा वगैरह के अंदर भी कुछ ऐसे दिक्कत आ जाती है, तो वो उन सब के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं और क्या है इसमें। देखो पहली बात तो ये पीनेस इसका नाम हो गया। उन्नत उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम है, मतलब उपग्रह के आधार पे है ना ये नेविगेशन सिस्टम है। इसके अंदर उपग्रह से बताएंगे कि यहाँ यहाँ पे है ना आपको आप उतार सकते हो अपने हेलीकॉप्टर को। खराब मौसम के अंदर है ना सुरक्षित या सटीक तरीके से आपको किस तरीके से उतार सकते हो उसके लिए है। ये दो ये संस्थाएं हैं, AAI एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, फिर दूसरा है डीजीसीए। ठीक है। ये दो संस्थाएं हैं। तो ये देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो ये तो क्या है कि जैसे मतलब एयरपोर्ट की निगरानी वगैरह ये इनको बनाना वगैरह ये सब बनाने के लिए ये है ना एयरपोर्ट अथॉरिटी होता है, उसको मैनेज करने के लिए। और इनकी निगरानी वगैरह इनके रूल वगैरह बनाने के लिए ये डीजीसीए होता है, कि मतलब जो एविएशन है, एविएशन सेक्टर है तो उसके अंदर टोटली है ना सारी चीजें काम जो निगरानी वगैरह करने का काम डीजीसीए का होता है। तो इन दोनों ने मिलकर ना इसको अनुमोदित किया, मतलब इसने तो बनाया है, मतलब इसने विकसित किया है और इसने अनुमोदित किया है। अब ये जो मतलब इंटरनेशनल काउंसिल है जो एविएशन की, तो उसने है ना इसको भी उसके मानकों के अनुसार है ये चीज जो हम अभी बनाए हैं। और उपयोग क्या होगा इसका, एक क्या है कि इंस्ट्रूमेंट। देखो पहली बात तो ये आपातकालीन चिकित्सा, आपदा राहत, तीर्थ यात्रा, दूरस्थ क्षेत्र, इन सब के अंदर ये काम आएगा। उसके अलावा देखो एक वर्ड है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल, IFR। देखो एक तो IFR होता है, एक VFR होता है, विजुअल फ्लाइट रूल। ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल, मतलब विजुअल होता है कि जैसे मतलब एक प्लेन चलाने वाला कोई पायलट है, तो यदि वो आंखों से देख के यदि उसको ना उतारना चाह रहा है, अपने फ्लाइट को वहां पे उतारना चाह रहा है, तो उसके लिए तो क्या होता है कि ये VFR होता है, विजुअल फ्लाइट रूल, मतलब रूट, मतलब कि वो रूल है कि उसको देख के किस तरीके से उतारना है। और IFR होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मतलब डैशबोर्ड के ऊपर आप देखते हो कि बहुत सारे जो मशीन वगैरह लगी रहती हैं, तो उसके आधार पर यदि आपको फ्लाइट को उतारना है तो ये IFR होता है। तो ये मशीन आधारित है, आपको पता है कि उपग्रह आधारित है, इस तरीके से मैंने अभी बताया आपको। तो ये IFR टेक्नोलॉजी है, इस पे आधारित है, मतलब IFR रूल के तहत। ठीक है। ये मतलब है इसका। उसके अलावा ये गगन सिस्टम है,
तो उसका भी है ना इसके साथ में परीक्षण किया जा रहा है। गगन आपको पता है कि अभी आज हम देखने वाले हैं, वैसे तो थोड़ा सा आप देख लो कि भाई इसके अंदर क्या है कि गगन प्रणाली है, तो ये जीपीएस इनेबल्ड होता है, और इसको यदि फ्लाइट को हमें यहाँ पे मतलब कहीं पे भी है ना छोटी मोटी 1-1 मीटर की भी है ना जीपीएस के अंदर दिक्कत हो जाती है, तो उसको भी सटीक करने के लिए कि मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, तो उसके लिए गगन प्रणाली है। तो इसको हमने लॉन्च किया था, काफी लॉन्च किए हुए तो काफी टाइम हो गया इसको, लेकिन इसको जो मतलब कमर्शियल फ्लाइट होती है उसके अंदर अभी है ना जून से ही ना शुरू किया गया है इनको। तो ये 4 धाम यात्रा है, तो उसके अंदर भी हेल्प मिलेगी इससे। तो ये इसके हेल्प वाले पोर्शन हो गए। तो ये पहला आर्टिकल था, ठीक है। ये हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, और 2 कोर्सेज चल रहे हैं हमारे धर्मेंद्र। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्स हैं, लेकिन ये दोनों कोर्स हैं ये लाइव कोर्सेज हैं। उसके अलावा भी जैसे मतलब आपको इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरीके से काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। आप ऐप पे विजिट करो, और आपको यदि शुरुआती तैयारी से शुरू करके, और उसके अलावा यदि आपको है ना प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मेंस के अंदर, आंसर राइटिंग के अंदर स्पेशली यदि आपको दिक्कत आ रही है, तो आप है ना हमारे मेंटरशिप कोर्स चल रहे हैं ये दो। तो ये धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं, इधर श्याम सर हैं। तो ये इन्होंने मतलब 269 नंबर हिंदी लिटरेचर के अंदर इनको मिले थे, और इनकी इस बार 895 है ये रैंक है इनके श्याम सर की। तो ये हिंदी लिटरेचर आपको करवा रहे हैं। तो आपको यदि कोई डाउट है तो यहाँ पे कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं आज। देखो ये आर्टिकल है, डिजिटल इंडिया के 11 साल हो चुके हैं, तो उसको जीवन को किस तरीके से डिजिटल इंडिया ने आसान बनाया है, इससे संबंधित है। लेकिन इसके अंदर मेरे को 2-3 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट लगे। इसके अंदर 2-4 बता रखी हैं, अलग अलग स्कीम के नाम भी बता रखे हैं। लेकिन क्या है देखो, पहली बात तो ये हम बात कर चुके हैं कि जो डिजिटल भुगतान है, रियल टाइम डिजिटल भुगतान है, उसका भारत विश्व के अंदर है ना, जो भारत का हिस्सा है वो 49% है। मतलब यूपीआई है ना 49% है ना हम यूज में ले रहे हैं वर्ल्ड के तुलना के अंदर, ठीक है। तो ये 49% हिस्सा है यूपीआई का ही, टोटल जो जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स हो रहे हैं रियल टाइम। फिर उसके बाद में यूपीआई की शुरुआत इस टाइम पे हुई थी, ये आपको पता ही है 2016-17 के अंदर। अभी क्या है कि 10वां देश है ना ये ग्रीस बन गया है। इससे पहले हमने देखा था 9वां कौन सा था, कंबोडिया। और अभी एक आर्टिकल और आया था कि उनके साथ में सेशल्स था या मॉरिशस था, जहां तक है सेशल्स था। तो सेशल्स के साथ में भी हमने है ना वो कर लिया है, इसकी समझौता किया है, लेकिन अभी तक है ना उसको इम्प्लीमेंट वगैरह ऐसे नहीं किया है। तो उसको वो भी आएगा, 11वां देश बन जाएगा शायद, जहां तक है मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो ये अभी तो 10वां देश है, ये ग्रीस बन गया है, ये ध्यान रखना आपको एक तो। फिर उसके बाद में इसमें क्या है कि पोषण ट्रैकर, इसके बारे में बता रखा है। पोषण ट्रैकर सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण है, इसके तहत है ना विकसित किया हुआ है ना, इसको विकसित किया गया है। और लाभार्थी कौन कौन है, जैसे गर्भवती महिलाएं होगी, स्तनपान कराने वाली हो गई माताएं होगी, किशोरियां हो गई, और 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, तो उनको ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं इसके अंदर। ये है पोषण ट्रैकर ऐप है, ठीक है, कि आपके पोषण के अंदर पोषण है वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है आंगनबाड़ी वगैरह के अंदर। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में अगला है इंडिया हैंडमेड। ये वस्त्र मंत्रालय की है ना एक पहल है, इंडिया हैंडमेड, जो मतलब डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है, तो इसने है ना इसको विकसित किया है। और जो मतलब बुनकर वगैरह और ये सब है ना, उनको है ना सीधे ग्राहकों से जोड़ने का काम है ना ये करेगा। जो हैंडमेड प्रोडक्ट है तो उनको बेचने के लिए ना बाजार तक सीधी पहुंच बनाने के लिए ये है। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है, इंडिया हैंडमेड है मतलब वस्त्र मंत्रालय हो गया, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है तो इसने इसको विकसित किया है। और उसका सीधे कारीगरों से बैंक खाते में ना इनके पैसे जमा हो जाएंगे, मतलब बिचौलिए वगैरह इनको ना खत्म कर दिया जाएगा इसके द्वारा, ठीक है। ये 3 चीजें थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था, ठीक है। इसमें 49% है ये डेटा है। ये कहीं भी यूपीआई का या डिजिटल पेमेंट की बात आती है मेंस के अंदर लिख सकते हो। और ये प्री के लिए है, वैसे प्री वाई क्यू आ रखा है, वैसे तो बार बार बता चुका हूँ, और वापस नहीं पूछेगा वैसे तो, इतना भी क्या बार बार इनको देखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये इंग्लिश के अंदर दे रखा है, ये भी आप देख सकते हो। फिर हाई लेवल कमिटी, देखो अगला आर्टिकल है, ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, तो उनकी से अमित शाह ने शिष्टाचार भेंट की है, किसकी, हाई लेवल कमेटी की। जैसे मतलब अभी क्या है कि एक डेमोग्राफिक चेंज है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे मतलब बांग्लादेश के अंदर है ना जो रोहिंग्या है या फिर है ना दूसरे बांग्लादेशी लोग हैं, तो वो है ना इंडिया के अंदर है ना नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने पूरा डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है। तो उस डेमोग्राफी को चेंज किस तरीके से किया है, मतलब मान लो बांग्लादेश ही नहीं, म्यांमार से भी काफी लोग आए हुए हैं। तो है ना ये सारी डेमोग्राफी है वो चेंज हुई है, मतलब जनसंख्यिकी है तो वो चेंज हुई है। तो उसको किस तरीके से है ना हैंडल किया जाए, वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए, कौन कौन लोग हैं, कहाँ पे कितने लोग आए हैं, वो सारी चीजें है ना उनके लिए एक हाई लेवल कमेटी है ना वो बनाई है। और वो किसकी अध्यक्षता के अंदर है वो हमें जानना जरूरी है, उसके अलावा जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इंटरनल सिक्योरिटी का यदि कोई क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर वहां पे भी और प्री के लिए भी, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने ना इसको हाई पावर्ड डेमोग्राफी कमेटी थी ना, उसको 15 अगस्त 2025 को इस टाइम पे इनको बनाया था।
और जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, ये जस्टिस हैं रिटायर्ड, ये याद रखना है आपको। ये कमेटी है इनके नाम पे, इनकी अध्यक्षता के अंदर कमेटी है, इसके अंदर सदस्य वगैरह भी हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आपको अंदर तक जाना चाहिए इतना, ठीक है। तो अवैध प्रवास उनको रोकने के लिए, जनसांख्यिकीय बदलावों को जांच करने के लिए, इन कारणों से है ना, मतलब किस कारण से है ना ये जनसांख्यिकीय बदलाव होते हैं उनकी पहचान, वैज्ञानिक अध्ययन वगैरह करना, ये सब इसके अंदर किया जाएगा। ये हाई लेवल कमेटी कर रही है, ठीक है। तो नीतिगत सिफारिशें वगैरह देगी उसके बाद में कि आपको ना सरकार को कौन कौन से अब कदम उठाने चाहिए, कौन सा एक्ट लेके आओ आप, ये सब भी है ना, ये बताएगी कमेटी है वो, ठीक। तो मतलब कारण बताएगी, फिर उसके आगे इम्प्लीमेंटेशन क्या, किस तरीके से आप कर सकते हो, क्या क्या पॉलिसी बनाओ, वो सब है। अब ये आर्टिकल है, आकाशवाणी ने अभी 90 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो उसके उत्सव के तौर पे स्वर प्रेरणा विधि का एक इसका अनावरण किया है, कि मतलब एक फोटो गैलरी टाइप में इसका अनावरण किया है। तो वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर क्या है, देखो पहली बात तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। देखो अभी ये क्या है कि 2027 के अंदर ना इसके 100 साल हो जाएंगे, किसके, आकाशवाणी की। आकाशवाणी आप देखते हो कि आप बचपन से है ना रेडियो के अंदर यदि सुनते आ रहे हो, तो आकाशवाणी है, तो ये इसके 100 साल अभी होने वाले हैं। तो इसके अंदर एक फोटो गैलरी टाइप में है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो MS सुब्बुलक्ष्मी, ये कर्नाटक म्यूजिक की है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, ठीक है। फिर पंडित रविशंकर हो गए, लता मंगेशकर जी आप जानते ही हो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, और भूपेन हजारिका हैं। तो ये सब लोग है ना, इनके मतलब इनको शहनाई वादक आप जानते हो। फिर ये कर्नाटक म्यूजिक वाले हो गए। फिर भीमसेन जोशी हैं, ये हिंदुस्तानी संगीत है तो इसके फेमस हैं। तो कर्नाटक म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये सब है ना आप आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो पोर्शन देखते हो उसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। और वहां से आपको ना इनके बारे में पढ़ना है थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। तो आपका ना वहाँ पे मतलब ये एक कंटेक्स्ट के तौर पे होता है हमेशा करंट, ठीक है। तो मैं जहाँ पे आपको बताऊं कि आपको ना जो वैसे तो मैं लगभग चीजें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना आपको मतलब यही बता देता हूँ। यदि आपको टेक्स्ट के अंदर जाके ही पढ़ना है तो उस टाइम पे मैं कहता हूँ कि आपको ना वहाँ पे भी जाके देखना चाहिए एक बार। तो आर्ट एंड कल्चर की आपके पास में कोई भी ऑथेंटिक किताब है तो वहाँ पे आप जाके ना इनको देखो कि मतलब कर्नाटक और हिंदुस्तानी म्यूजिक है, स्पेशली उनके बारे में देखना, कौन कौन से घराने हैं, क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीजें। बस इसलिए ये आर्टिकल था। तो अब एक तो देखो रागम करके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए ना समर्पित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइप में ना चैनल टाइप में आई है रागम, ठीक है। और एक आराधना है, तो ये दो है, आराधना भक्ति संगीत के लिए है। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इनके बारे में ही जानना था, ठीक। अब ये आर्टिकल है, नागालैंड के अंदर लेवेंडर से संबंधित कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप पे चर्चा की गई है। देखो पहली बात है इसके अंदर एक अरोमा मिशन है, ये CSIR का है ना एक मिशन है, जिसके अंदर मतलब जो इत्र होता है या सुगंधित तेल होता है, ये सारी चीजें है ना, तो इनके लिए एक मिशन वगैरह है ना CSIR ने चलाया था। और इन्होंने क्या किया कि जैसे मतलब हम आयात पे निर्भरता है ना ये कम हो सके, और जैसे है ना लेवेंडर हो गया, रोजमेरी हो गया, ठीक है, इस तरीके से ना दो तीन चीजें होती हैं। तो वो क्या है कि मतलब उनसे सुगंधित तेल वगैरह या ना इत्र वगैरह ये निकलते हैं, तो उसको है ना आयात पे हमारी निर्भरता कम हो सके उस पे, तो है ना ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो CSIR ने ये अरोमा मिशन लॉन्च किया था। अब इसके बाद में पर्पल रिवोल्यूशन, ये सिर्फ और सिर्फ लेवेंडर के लिए है। तो लेवेंडर है ये अरोमा मिशन के तहत ही आता है। ये पर्पल रिवोल्यूशन है, मतलब बैंगनी बैंगनी क्रांति कहते हैं इसको। तो ना ये पर्पल रिवोल्यूशन है उसी के तहत आएगा। और पर्पल रिवोल्यूशन में क्या होता है कि जैसे लेवेंडर की खेती है तो वो की जाती है, और ये क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ना इसकी जैसे मतलब भद्रवा जिला है, तो वहां पे ना इसको शुरू किया था। भद्रवा जगह है और डोडा जिला है, तो डोडा का है ना जो मतलब क्या कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वो भी है ना यही है, ठीक है। मतलब लेवेंडर है तो वो है ना इसी का ही है। तो ये पर्पल रिवोल्यूशन की सफलता की कहानी है। अब इसको क्या है कि जैसे मतलब इसको जम्मू कश्मीर के अंदर तो लॉन्च किया गया था पहले, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो लोग है ना मतलब अपनी आजीविका वगैरह बढ़ा रहे थे, खेती अच्छी हो रही थी। लेकिन अब है ना इसको नागालैंड के अंदर भी है ना अपनाया गया है, 2022 के अंदर अपना लिया था। लेकिन अब वहाँ पे विजिट वगैरह करके जैसे मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह के किसान है ना अपनी आजीविका वगैरह बढ़ा रहे हैं और उत्पादन कैसे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए क्या है कि एक शीतोष्ण मतलब टेम्परेट है ना, एक जो मतलब जलवायु है तो वो चाहिए होती है। तो उसको है ना दोनों जगह आपको पता है कि ऐसी जगह है। तो ऊपर मतलब जैसे हिमाचल हो गया, या फिर उत्तराखंड हो गया, या फिर नागालैंड हो गया, या नॉर्थ ईस्ट के ऊपर वाले जो रीजन है अरुणाचल वगैरह, ये सारी जगह है ना यहाँ पे है ना इसकी खेती की जा सकती है। तो यदि आपको मतलब प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आए तो आप इसको हैंडल कर सकते हो आराम से, ठीक है। और मेंस के लिए है तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे। तो देखो पर्पल रिवोल्यूशन है और अरोमा मिशन है, जम्मू कश्मीर के भद्रवा से ये शुरू किया गया था शुरुआत के अंदर। इसको CSIR का है ना अरोमा मिशन है ये। तो इसको पर्पल रिवोल्यूशन की सफलता हो गया, ठीक है, नागालैंड में अंगीकरण कर लिया गया था।
अब स्थायी आजीविका, आय बढ़ाना, ग्रामीण उद्यमिता, इस सबको बढ़ावा देने के लिए ना, मतलब जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है, फार्मर इनकम को बढ़ाना है, इन सब कामों के लिए ना ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बस इतना ही है, इसको और ज्यादा ध्यान नहीं रखना हमें, मैंने बता दिया लगभग आपको। देखो ये आर्टिकल है ना, कोडाई कैनाल, ये मतलब पलानी हिल्स है, जैसे तमिलनाडु के अंदर है ना पलानी हिल्स है, तो वहां पे ना कोडाई कैनाल नाम की शोर वेधशाला है, और इसको 100 साल से ऊपर हो चुके हैं वैसे। तो इनके जो 100 सालों की तस्वीरें हैं ना, उनका अध्ययन किया जा रहा है कि मतलब पहले क्या होता था कि हमारे पास में जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तरीके से इस तरीके से होते नहीं थे, तो सूर्य का यदि दूरबीनों से अध्ययन वगैरह किया जा रहा है, तो है ना जैसे हाथ से है ना लिख के उस तरीके से ना डेटा बना के उसके ना चित्र इस तरीके से बना के कि भाई सूर्य है तो यहाँ पे ना उनको यहाँ यहाँ पे ना इस तरीके से इस टाइम पे धब्बे दिख रहे हैं, फिर अगले टाइम पे है ना वो धब्बे हैं तो एक कॉर्नर के अंदर हो गए हैं, फिर अगले मतलब कुछ महीनों के अंदर है ना वो धब्बे हैं तो इस तरफ चले गए हैं। तो मतलब उन्होंने हाथ से ड्रॉ किए थे, ऐसे मान लो कि डायग्राम्स हैं, तो उस टाइम पे हाथ से ही बनाते थे। लेकिन अब क्या है कि इसको मशीन लर्निंग के साथ में मतलब एआई का यूज लिया, और मशीन लर्निंग के साथ में है ना जो मतलब एक किताबों के अंदर है ना, या मतलब ऐसे मान लो नोटबुक वगैरह थी, उनके रजिस्टर वगैरह थे, तो उसके अंदर है ना ये सारे डायग्राम वगैरह बना के उन्होंने अपना पूरा अध्ययन कर रखा था। लेकिन उसको अब है ना मतलब स्कैन करके और उसके बाद में उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, फिर मशीन लर्निंग के द्वारा उनका अध्ययन करवाया कि है ना क्या क्या चीजें है ना, मतलब ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाए जो मतलब बटरफ्लाई टाइप में है ना, आपको दिख रहा है। तो ये है ना इस तरीके से उनके ग्राफ मिले कि सूर्य है तो सूर्य की जो मतलब विद्युत चुंबकत्व है, तो मतलब वो विद्युत चुंबकत्व को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ना वो है ना किस तरीके से चेंज होता रहता है, तो उसके बारे में है ना इन्होंने अलग तरीके से बताया है। और इससे पहले भी हम जो कल का आर्टिकल था उसके अंदर भी सूर्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसके आगे का ही पार्ट मानो एक तरीके से ये, ठीक है। लेकिन ये प्रयोगशाला वगैरह ये अलग है। तो ये एरीज है ना उसके वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने है ना इसका अध्ययन किया है, तो ये एरीज के वैज्ञानिक हैं, तो इनके नेतृत्व में इसका अध्ययन किया गया है। 100 साल है, 100 साल का अध्ययन किया गया है। 1916 से लेके 2007 के ना हस्त निर्मित सूर्य के रिकॉर्ड है, उनका अध्ययन किया जा रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग यूनेट, एक यूनेट की पद्धति होती है मशीन लर्निंग के अंदर ही, तो उसके द्वारा इसको है ना मतलब डिजाइन किया गया है, उसको है ना इनको बनाया गया है, जो बटरफ्लाई वाली जैसी चीजें थी। 9 सौर चक्र हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है। 9 सौर चक्र मैं आपको बता चुका हूँ कि 11 साल के होते हैं, ये कल ही बताया था मैंने। उसके बाद में प्लेज, ये प्लेज है ना, चित्रों के अंदर प्लेज चुंबकीय रूप से सक्रिय धब्बे होते हैं, मतलब चुंबकीय तौर पे है ना सक्रिय धब्बे होते हैं, तो वो है ना उसके जैसे मतलब आप देख रहे थे कि डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि वो चुंबकीय तौर पे है ना सक्रिय धब्बे टाइप में ऐसे बीच बीच के अंदर थे। तो वो सक्रिय धब्बे है ना उनकी पहचान है ना अभी इसके द्वारा की गई है कि सूर्य का चुंबकत्व है तो विश्वसनीय रूप मतलब उसका एक फिंगरप्रिंट है कि सूर्य के चुंबकत्व में क्या क्या चेंज हुआ है उस टाइम पे, तो वो उसका विश्वसनीय तरीका है ये है। बस आपको इतना ही जानना था कि ये दो तीन चीजें हैं, एक तो प्लेज के बारे में है ये, एक प्लेज है, फिर उसके बाद में एरीज के वैज्ञानिक थे, और यूनेट है, यूनेट पद्धति है, बस इतना ही जानना था, उसके अलावा ना कुछ नहीं है। ये बटरफ्लाई प्लाई पद्धति ये सब होती है। अब इसका महत्व क्या होगा कि जैसे मतलब कि सौर चक्र के धब्बे वगैरह ये ना जो विस्फोट वगैरह इस तरीके से होते हैं वहां पे, तो उसका अध्ययन करके आगे पता लगा सकते हैं कि जैसे मान लो कि पावर ग्रिड वगैरह, उपग्रह वगैरह, सेटेलाइट वगैरह, तो इस पे है ना यदि वो सोलर फ्लेयर्स वगैरह ऐसे गंदी तरीके से आती हैं, वो नष्ट ना हो जाए, तो उसका हम पूर्वानुमान अच्छे से लगा सकें, उसके लिए ये बात हमने कल भी की थी, और वो यहीं पे ही है। देखो अब तीन पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ें हैं, और इसके अंदर क्या है, गगन है सबसे पहले, गगन है इसके बारे में है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। गगन के बारे में थोड़ा सा तो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया ही है। तो देखो इसमें क्या है कि इसकी फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। मतलब ये खुद का एक नेविगेशन सिस्टम खुद नहीं है ये, इसके इसको क्या है कि जीपीएस के द्वारा एनेबल्ड किया गया है। मतलब जीपीएस को है ना, जीपीएस मान लो कि एक 4 से 5 मीटर है ना उसकी सटीकता है। अब मान लो कोई हवाई जहाज है या एरोप्लेन है तो वो आने वाला है और ट्रैक पे है ना उतरने वाला है, लेकिन मान लो कि जो पट्टी है उससे वो 1-2 मीटर भी इधर उधर हो गया तो बहुत बड़ा खतरा होने की संभावना है। तो उसको एक सटीकता देने के लिए कि जीपीएस है वो सटीक नहीं है, उसकी बजाय हम गगन सिस्टम है उसको इसके साथ में हम जोड़ देंगे, और जोड़ते ही उसके बाद में हमारी सटीकता हो जाएगी, और अब ना हमें कोई मतलब नेविगेशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये नेविगेशन है उसके लिए है। तो उपग्रह आधारित, जो उपग्रह आधारित संवर्धित प्रणाली है, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है ये, तो उपग्रह को हमने थोड़ा और इनेबल्ड कर दिया है। उसके बाद में ये किस किस का है, एक तो इसरो है और एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये दो हैं, ये साथ में है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। अब इससे क्या होगा कि जीपीएस की सटीकता बढ़ जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में उपलब्धियां वगैरह हैं इसकी कि 2015 के अंदर पूरी तरह से ये सब है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लिए प्रमाणित पहला एस बी
एएस, मतलब वो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है ये। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा पे है ना, ये पहला है। इसके अलावा जैसे मतलब यूरोप वगैरह यहाँ पे जापान के अंदर है, यूरोप के अंदर है, ये सब है, लेकिन भूमध्य रेखा पे है ना, ये पहला सिस्टम है। ये ध्यान रखना है, यदि स्टेटमेंट यहां से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब देखो ये नाविक से कैसे अलग है, क्योंकि नाविक क्या है कि एक नेविगेशन सिस्टम है। आपको पता है कि 1500 किलोमीटर तक की जो दूरी है, तो वहां पे है ना नेविगेशन, जैसे जहाज वगैरह आ रही है जितने भी हैं, तो उनके लिए हम एक जीपीएस तरीके से ये है। तो लेकिन इसके अंदर क्या है, गगन है, तो ये जीपीएस को ही इनेबल्ड कर रहा है, और नाविक है ये खुद जीपीएस है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर ये अंतर है। जीपीएस मतलब जीपीएस तो अमेरिका का हो गया, जो इंडिया का जो जियो पोजिशन सिस्टम हो है, ऐसे मानो आप। तो ये है नाविक, ये भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय उपग्रह मार्ग निर्देशन, मतलब ये मार्ग वगैरह दिखाने की, पोजिशनिंग, नेविगेशन, ये सब है ना, ये काम करता है ये। और भारत की इसकी सीमाओं के 1500 किलोमीटर, अच्छा ये लिखा भी है यहाँ पे। तो गगन है, गगन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या है कि इंटर ऑपरेटिविलिटी, कि मतलब गगन है तो सिर्फ और सिर्फ जीपीएस के साथ में नहीं, दूसरे भी है ना जो जैसे मतलब यूरोप है, रूस है और जापान है, तो इनकी जो संस्थाएं हैं, तो उन्होंने भी है ना गगन जैसे एक प्रणाली बना रखी है, तो उनके साथ में भी ये इंटर ऑपरेटिव करेगा, मतलब अंतर संचालनीयता होगी। तो एक साथ में दोनों दोनों तीनों लोग मिलके काम करेंगे, ऐसे है। तो जैसे मतलब अमेरिका का तो है WAAS, वाइड एरिया ऑगमेंटेड सिस्टम। यूरोप का है EGNOS। ठीक है, फिर जापान का है MSAS। तो इन सब के साथ में मिलके है ना काम किया जाएगा, गगन का, गगन इन सब के साथ में मिलके काम करेगा। ये हो गया। उसके अलावा देखो ये सिर्फ और सिर्फ है ना उन्हीं के लिए नहीं है, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन वगैरह इन्हीं के लिए नहीं है। नेविगेशन सिस्टम है ना, ये जैसे मतलब आप रक्षा क्षेत्र के अंदर मान लो, या फिर है ना उसके अलावा ये जहाज वगैरह हो गए, जो मतलब समुद्री जहाज हो गए, उनके बारे में मान लो। ऐसे कई चीजों के अंदर ये दूरसंचार समन्वय वगैरह, इन सब के अंदर भी है ना इसका उपयोग किया जा सकता है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, इनके लिए भी किया जा सकता है। देखो इसमें क्या है कि गगन के ना मेन जो तत्व हैं तो वो बता रखे हैं। तो ये क्या है कि जैसे मतलब एक तो इंडियन रेफरेंस स्टेशन होते हैं 15, इसके अंदर गगन प्रणाली के अंदर 15 है ना इंडियन रेफरेंस स्टेशन है। ये मतलब इंडिया का मैप है ऐसे मान लो, और यहाँ पे अलग अलग जगह पे है ना डेटा वगैरह एकत्रित करने के लिए, जीपीएस वगैरह के जितने भी है ना आसपास के डेटा हैं, तो उसको एकत्रित करने के लिए 15 स्टेशन होते हैं ये। अब ये 15 स्टेशन है ना, इनके जो डेटा है वो मिल मिल के, और दो बड़े स्टेशन होंगे, इनको मास्टर स्टेशन कहेंगे, तो वहां पे चले जाएंगे। तो ये इंडियन मास्टर कंट्रोल सेंटर रहते हैं, मास्टर कंट्रोल सेंटर हो गए। उसके बाद में ये जो मास्टर कंट्रोल वाले सिस्टम है, सेंटर है, तो वो अपने डेटा है ना, वो ये तीन जगह, एक बड़ी जगह होंगी, तो वहां पे ना ये अपलिंकिंग वाले जगह होंगे। तो तीन एक बड़े स्टेशन होंगे, जो क्या है कि ऊपर सेटेलाइट को है ना, ऊपर मान लो यहाँ पे सेटेलाइट है ये, तो उसको है ना अपने निर्देश वगैरह भेजती है कि मान लो कि नेविगेशन के अंदर छोटी मोटी भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो मतलब एक सटीकता नहीं है उसके अंदर, तो है ना यहाँ पे है ना ये बताएंगे कि यहाँ पे ये दिक्कत है, इस तरीके से है ना ये सही नहीं चल रहा है। तो ये सेटेलाइट को अपना सिस्टम भेजेगी, उस सेटेलाइट के अंदर है ना पूरा डेटा वगैरह वहाँ पे चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, ये लैंड अपलिंकिंग स्टेशन होते हैं ये तीन। तो जमीन से गगन उपग्रह तक सुधार और विश्वसनीयता संबंधित जानकारी है ना ये भेजते हैं, अपलिंकिंग स्टेशन हो गए। उसके बाद में संचार नेटवर्क की, मतलब ये चार संचार नेटवर्क होते हैं कि आपस में जोड़ने के लिए, अलग अलग जगह पे यदि है ना डेटा है तो वो उसको मिसमैच हो रहा है, तो उसको जोड़ने के लिए ये। और ये जियो स्टेशनरी उपग्रह हैं, ये तीन उपग्रह होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जी सेट है ना, जियो स्टेशनरी उपग्रह है ये। एक तो उपग्रह नंबर 8, एक 10 और एक 15, जी सेट 8, 10 और 15, ये है ना गगन प्रणाली के लिए हमने भेज रखे हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये छोटी छोटी चीजें थी, ये भी है ना आप एक बार देख लेना, नोट नो मत करना, चाहिए इनको नोट मत करना, बस है ना इनको देख लिए इतना काफी है कि 15 ये बड़े बड़े स्टेशन होते हैं। ठीक है, और बाकी क्या है कि इस बार का यूपीएससी का जो पेपर था, तो उससे ऐसे लगता नहीं है कि हमें ना इतना डीप है ना नहीं जाके ना हमारा काम चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा हमें डीप में जाना पड़ेगा चीजों के। तो इसलिए मैं अंदर जितना भी था, मैंने जो पीआईबी के आर्टिकल है इसके अंदर जितना भी डीप में होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उतना आपको कवर करवा सकूं। देखो ये आर्टिकल है ना, ई सरस, ई सरस बाजार से संबंधित है। अब इसमें क्या है कि बढ़ता बाजार, ग्रामीण महिलाएं और सशक्तिकरण, ये सब है ना, ये पीआईबी बैकग्राउंड की आज तीन न्यूज़ें थी, एक हमने कर ही लिया है, दूसरा ये है। तो इसके अंदर क्या है कि एक तो ई सरस है, एक आगे आएगा जो शी लिप्स वाला है। ये दोनों लगभग एक तरीके से ही है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, तो उनकी जो महिलाएं होती हैं, तो उनको अपना मार्केट के अंदर सामान बेचना है, तो उसके अंदर बिचौली आ जाते हैं, या फिर है ना उनकी मार्केट तक अवेलेबिलिटी है तो वो कम रहती है। तो इसको क्या है, उमंग ऐप हो गया, ओएनडीसी हो गया, मार्केट वाला जो हो गया, तो इन सब के साथ में है ना जोड़ के, और बाद में ना इनको आगे मतलब अपना निर्यात वगैरह बढ़ाने के लिए, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट नहीं होता, कुल मिला के बाजार तक है ना उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए, कुल कुल मिला के ये है।
तो उसके लिए क्या है, ई सरस पहल है ना, ये शुरू की गई है। अब इस डायग्राम के अंदर है ना लगभग ये सारी चीजें हैं कि ई सरस पहल है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, हम ऊपर से ही देख लेंगे, अंदर जाने जाएंगे तो है ना ज्यादा नहीं दिक्कत नहीं होगी हमें। देखो पहली बात तो है ई सरस पोर्टल है ये, एक ये मोबाइल पोर्टल टाइप में, मतलब एक तो पोर्टल हो गया, फिर एक ऐप हो गई। तो इन दोनों के माध्यम से है ना, जैसे मतलब फोन पे आप जाते हो कि एक ब्राउजर के अंदर तो पोर्टल खुलता है, और ऐप है तो ऐप के लिए स्पेशली आपको डाउनलोड करनी पड़ती है ऐप। तो ये दोनों ही चीजें है ना इसके लिए हैं, और महिलाओं को है ना ये सहूलियत देने के लिए कि पोर्टल और ऐप दोनों चीजें हैं आपके लिए। और आपको यदि है ना हेल्प चाहिए, आपको अपना मार्केट तक पहुंच बढ़ानी है, तो उसके लिए ये दो चीजें हो गई। फिर उसके बाद में ओएनडीसी इसको जोड़ दिया गया है। ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह ये है ना, इनकी मोनोपोली ना खत्म करने के लिए, अमेजन फ्लिपकार्ट की मोनोपोली खत्म करने के लिए सरकार ओएनडीसी लेके आई थी, जो छोटे किराने वाले ये हैं ये भी अपना सामान फ्री के अंदर आराम से बेच सकें, बीच में कमीशन वगैरह ये ना लगे, तो ओएनडीसी है। तो इसके साथ में भी इसको जोड़ रखा है ई सरस को, ठीक है। फिर उसके बाद में उमंग ऐप है, उमंग ऐप पे बहुत सारी सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी है ना एप्लीकेशन है, तो उनको एक साथ में जोड़ रखा है, जितनी भी स्कीम वगैरह है वो सारी चीजें, तो इसको भी है ना उमंग के ऊपर जोड़ा हुआ है, ये हो गया। फिर एक सरस शक्ति कलेक्शन, जैसे मतलब कुछ कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं, तो उनको क्या है कि उनके मान लो 100 एम्प्लॉई हैं, तो उनको जैसे मतलब दिवाली पे, होली पे या फिर न्यू ईयर पे अपने है ना एम्प्लॉयज को वो गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट ऐसे होने चाहिए जो मतलब एक हैंडलूम टाइप में इस तरीके से हो कि जिसमें पेंटिंग वगैरह हो सकती है, हाथ से बनी हुई कुछ है ना, कुछ चीजें होती हैं अच्छी अच्छी, तो वो सारी चीजें हैं। तो गिफ्ट पैक टाइप में ना यदि वो महिलाएं बना के देती हैं, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उसको है ना बेचता है, उनको मतलब गिफ्ट देता है, तो उनको भी कमाई हो जाएगी और इनका भी फायदा हो जाएगा, और जो सस्ते में भी मिल जाएंगे उनको, और इधर है ना इनकी बिक्री हो जाएगी। तो ये सरस शक्ति कलेक्शन है, ये बना रखा है उसके लिए, गिफ्ट वगैरह के लिए जो कलेक्शन वगैरह होते हैं वो, ठीक है। उसके अलावा यदि कोई ऑनलाइन खरीदना नहीं चाहता, यदि वो चाहता है कि मैं जाके और उसको हाथ से छू के ऐसे देख सकूं उसके बाद मुझे खरीदना है, तो उसके लिए गैलरी वगैरह जैसे मेले वगैरह लगते हैं, तो उनके लिए सरस आजीविका गैलरी हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें ना ई सरस के अंदर आ जाएंगी। और ये मतलब पीएवी बैकग्राउंड की न्यूज़ थी, ये पहले हमने छोटे टॉप तौर पे है ना इसको कवर किया था, अब हम थोड़ा लंबे बड़े तौर पे हमने कर रहे हैं इसको। बस इसमें यही है, देखो बस एक ध्यान रखना है इसका, कि ये दीनदयाल उपाध्याय एनआरएलएम है ना, इस स्कीम के अंदर आएगा ये, ठीक है। बस यही है। और उसके अलावा ना घर घर, हाँ इसमें घर और गृह सज्जा की चीजें, परिधान वगैरह, खाद्य उत्पाद, खिलौने, इस तरीके से सारी चीजें जो प्रोडक्ट होंगे, जो कैटेगरी होगी, तो जो महिलाएं बेचेंगी, तो ये सारी चीजें ना इसके अंदर शामिल होंगी। व्यापक पहुंच हो जाएगी, इससे कुछ नहीं है इसमें, डेटा वगैरह दे रखा है फालतू का। तो ई सरस पोर्टल और ऐप बता दिया मैंने आपको, ओएनडीसी बता दिया, उमंग बता दिया, सरस शक्ति संग्रह बता दिया, सरस आजीविका प्रदर्शनी बता दिया, ये सारी चीजें मैं आपको कवर करवा चुका हूँ शुरुआत में ही। उसके अलावा समृद्ध हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर रही है ये योजना, ये समझ ही गए आप। उसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला उद्यमिता, इसको ये बढ़ावा दे रही है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसका महत्व वगैरह ये बता रखे हैं। देखो ये आर्टिकल है ना, ये शी लिप्स, शी लिप्स, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, ये दो लास्ट वाले आर्टिकल थे, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये छोटे तौर पे हमने किया था। जैसे मान लो कि कुछ महिलाएं हैं, तो उनको है ना एक बड़ा सारा एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कि मतलब एक लखपति दीदी है, तो वो अपना एक उद्यम वगैरह, छोटा उद्यम है ना इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, और अपना एक शुरू करना चाह रही है, और वो है ना 10 लोगों को है ना रोजगार भी दे रही है, 10 जो आपके साथ में महिलाएं हैं उसको भी है ना रोजगार दे रही है वो। लेकिन अब क्या है कि उसको अलग अलग जगह है ना क्लियरेंस वगैरह के लिए, जैसे मतलब उसको लोन के लिए अलग जगह जाना पड़ेगा। फिर मान लो कि वो एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वगैरह लगाना चाह रही है, तो पीएमएफएमई है, तो उसके लाभ वगैरह लेने हैं, तो उसके लिए सब्सिडी वगैरह लेनी है, तो उसके लिए उसको अलग जगह जाना पड़ेगा। ऐसे करके वो मतलब एक अलग अलग जगह जाके पजल्ड हो जाती है, और एक अकेली महिला यदि वो लीड कर रही है उसको, तो है ना वो परेशान हो जाती है इन चीजों के लिए। अब क्या है कि सरकार है ना एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेके आई है कि है ना आपको एक मतलब एक सुपर ना ऐप लेके आई है, ऐसे मान लो आप कि सुपर ऐप टाइप में लेके आई है, उसी के ऊपर बैठ के वो सारे काम है ना अपने घर पे बैठ के आराम से कर सकती है। वही है सी लिप्स, ठीक है। तो उनके लिए लखपति दीदी हैं, तो उनको डिजिटल सशक्तिकरण करने के लिए ये सी लिप्स है, ये ऐप है, ठीक है। बस इतना ही है। अब इसमें और देख लेते हैं। देखो पहली बात तो शी लिप्स की फुल फॉर्म दे रखी है, बहुत लंबी सारी है। जो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर है ना, जो लाइवलीहुड के लिए, उनके एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इन सब के लिए ये फुल फॉर्म में आपको नहीं लिखनी है, याद भी नहीं रखनी है, ठीक है। शी लिप्स याद रखना है आपको। फिर डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए है ये मेनली, ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है देखना। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों प्रकार के जो ग्रामीण उद्यम है ना, उनके लिए है। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कृषि और यहाँ यही है ना, प्रीलिम्स के अंदर यही फंसाता है। कृषि और गैर कृषि दोनों के लिए नहीं है, सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए है या गैर कृषि के लिए है, ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं। उसके अलावा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है ना, उसने इसको ऐप वगैरह को निर्माण किया है, इसने बनाया है। एक लोकोस प्लेटफॉर्म है,
लोकोस प्लेटफॉर्म क्या है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए या फिर है ना कम्युनिटी सेंटर टाइप में जो कम्युनिटी अपने होते हैं, तो उसके वो हो गए, ग्रामीण संगठन हो गए, ये सारे लोग है ना, उनको डिजिटली बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और उसके अंदर ही ना सी लिप्स को डाल दिया है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर क्या क्या आता है, सीबीओस आता है, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गए, ग्राम संगठन आ गए, ये गतिविधियों को डिजिटल करने के लिए ना ये एक सिस्टम है, और इसी के अंदर ना सी लिप्स है। तो ये लोकोस को ध्यान रखना है आपको बस। और शुभारंभ वगैरह कब किया गया है ये कोई काम का नहीं है, लोन्स वगैरह कहाँ किया गया है। अब देखो शीलिप्स के अंदर कौन कौन सी ना डिजिटल सेवाएं हैं, तो वो आ रही हैं, जैसे प्रोड्यूसर, एक सेकंड, प्रोड्यूसर ग्रुप सिस्टम कि मतलब जो कुछ आप बनाना चाह रहे हो तो उनका एक ग्रुपिंग टाइप में आप बनाना चाहते हो, तो वो प्रोड्यूसर ग्रुप सिस्टम हो गया। प्रोड्यूसर एंटरप्राइज सिस्टम, ये इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म वगैरह प्रदान करता है ये। उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्राइज प्रोफाइल है, तो उसका निर्माण वगैरह करना है, मतलब आपको डिजिटली कोई भी दिक्कत आ रही है, मान लो कि आपको है ना अपनी कंपनी है तो उसको एस्टेब्लिश करना है, ये सारी चीजें करनी है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो ये सारी चीजें है ना ये प्रोवाइड करवाता है, ऐसे मान लो आप। ज्यादा फालतू है ना इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर हो गया, पीएम एफएमई योजना होगी, इन सारों के बारे में ना यदि उसको क्लियरेंस वगैरह चाहिए, उसको कुछ सब्सिडी वगैरह चाहिए, तो ना वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सभी दे रखा है। देखो ये आर्टिकल है ना विकसित भारत जी राम जी योजना, आपको पता है कि अभी 1 जुलाई को लॉन्च हो चुकी है, और इसके बारे में ये आर्टिकल है। इसके बारे में पहले हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, मतलब एकदम डिटेल के अंदर जाके अंदर तक हम डीप में गए थे, वहां तक हमने देखा था। लेकिन अब क्या है कि दो तीन चीजें हैं इसके अंदर नहीं है, तो वो आप देख लो कि एक तो पहली बात है कि इसका लॉन्च है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो इसका लॉन्च है जो मतलब तिरुपति के पास में एक जगह है, तो वहां से है, उसको आप है ना एक बार नोट कर लेना। फिर उसके बाद में 125 दिन है, 100 दिन की बजाय 125 दिन का ना रोजगार दिया जाएगा, ये है। और केंद्र राज्य है तो वो मिलके है ना इसके अंदर करेंगे, पहले सिर्फ केंद्र सरकार ही करती थी ज्यादा। और इसके अंदर वो सब तो हम देख चुके हैं ये सब। लेकिन इसके अंदर ये नई चीज है, 300 रुपए से कम है ना किसी का भी है ना दैनिक मजदूरी है वो है ना 300 रुपए से कम नहीं होगी। और कुछ जगह है कि मतलब 10%, कुछ जगह 15 से 25% की वृद्धि भी हुई है। ये है ना औसत है लगभग 10% का, कि मतलब इस बार है ना जो मनरेगा की बजाय है ना वृद्धि है जो मजदूरी के अंदर वो ज्यादा हुई है। उसके अलावा कुछ फोकस एरिया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस, इतना ही। उसके अलावा ज्यादा नहीं है। फोकस एरिया, फोकस एरिया जैसे मतलब ये मेंस के लिए काम आ सकता है आपके। तो इसमें जैसे मतलब पारदर्शी और परिणामोन्मुखी टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा, पहली बात तो। फिर कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए, या फिर ना कुछ संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पेड़ संपत्ति वगैरह ये सब है, तो उनके संरक्षण के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो आप। इसके अंदर है ना जो मजदूर है वो कौन कौन से काम करेंगे उससे संबंधित है, ये उससे रिलेटेड है। कि इसमें क्या है कि मुख्य फोकस है जल संरक्षण और सिंचाई, भूजल का पुनर्भरण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वाटरशेड विकास, इस तरीके से काम किए जाएंगे इस परियोजना के अंदर, विकसित भारत जी राम जी के अंदर। तो ये मेंस के लिए यदि आपको लिखना हो तो ये लिख सकते हो बस, यही है। बस आज आर्टिकल इतने ही थे। और ये 2 क्वेश्चन है, गगन मिशन है, शी लिप्स है, इनसे संबंधित है। और मेंस के भी 2 क्वेश्चन है, तो इनको आप लिखना। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।